Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study thermal pollution. तो आइए चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। सोच के देखिए, क्या होता है जब एक नदी को बुखार हो जाता है। देखिए, जब हम पोल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आमतौर पर केमिकल वेस्ट, प्लास्टिक या गंदा पानी आता है। ऐसी चीजें जो दिखती हैं, जिनकी स्मेल आती है। लेकिन थर्मल पोल्यूशन एक बिल्कुल अलग चीज है। ये एक इनविजिबल अटैक है। ये पानी की केमिकल प्योरिटी पर नहीं, बल्कि उसकी थर्मल इंटेग्रिटी, उसके तापमान पर वार करता है। ये एक ऐसी समस्या है जो दिखती नहीं है, पर पानी के नीचे पूरे जीवन को आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खत्म कर देती है। अच्छा, इस अटैक को ठीक से समझने के लिए हमें एक फंडामेंटल बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट समझना होगा, जिसे कहते हैं पोइकिलोथर्मिक। ये वो जीव होते हैं, एन ऑर्गेनिज्म हुज इंटरनल टेम्परेचर इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो कोल्ड ब्लडेड। देखिए, हम इंसान और बाकी मैमल्स हम होते हैं होमियोथर्मिक। हमारा शरीर क्या करता है? पसीने से या कांप कर अपना इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है, राइट? लेकिन मछलियां, एम्फीबियंस या पानी के अंदर रहने वाले ज्यादातर जीव वो अपने एनवायरनमेंट के कैदी हैं। दे आर प्रिजनर्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट। वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर ही नहीं सकते। जैसा पानी का तापमान होगा, बिल्कुल वैसा ही उनके शरीर का तापमान हो जाएगा। और इसी मजबूरी से, इसी हेल्पलेसनेस से जन्म लेता है द ऑक्सीजन पैराडॉक्स। इस स्लाइड पर आइए। यहां दो चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ तो है बेसिक फिजिक्स का रूल। जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, उसकी गैस को होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? गर्म पानी में घुली हुई ऑक्सीजन यानी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाती है। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ उसी गर्म पानी में बेचारी मछली का मेटाबॉलिज्म यानी उसके शरीर की आंतरिक मशीन रेस कार की तरह तेजी से चलने लगती है। उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग तेज हो जाती है और जिंदा रहने के लिए उसके शरीर को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो इसका अंजाम क्या होता है? नतीजा है ए मेटाबॉलिक ट्रैप। ये एक ऐसा जाल है, एक ऐसा बायोलॉजिकल ट्रैप है जिससे निकलना नामुमकिन है। सोचिए, एक तरफ मछली का शरीर डबल स्पीड से ऑक्सीजन मांग रहा है और दूसरी तरफ पानी में ऑक्सीजन का लेवल तेजी से नीचे गिर रहा है। दिस इज अ क्लासिक डिमांड सप्लाई क्राइसिस एट अ बायोलॉजिकल लेवल। मछली को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, जिसे हम टेक्निकली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कहते हैं, और आखिर में वो पानी में ही दम तोड़ देती है। चलिए अब और गहराई में चलते हैं। आइए सेल्यूलर लेवल पर देखते हैं कि ये हीट अंदर से कैसे तबाही मचाती है। सबसे पहला, ऑस्मोटिक डिसरप्शन। मामूली 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के बदलाव से ही सेल की जो दीवार है उसकी परमिबिलिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब सेल जरूरी न्यूट्रिएंट्स को अंदर नहीं रख पाता और आखिरकार कोलैप्स कर जाता है। दूसरा, प्रोटीन कोएगुलेशन। जैसा कि हम जानते हैं, शरीर के सारे जरूरी काम प्रोटीन्स करते हैं। गर्मी से ये प्रोटीन अपना 3D शेप खो देते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे उबालने पर अंडे का सफेद हिस्सा सख्त हो जाता है। ये वाइटल प्रोटीन्स आपस में जुड़कर काम करना बंद कर देते हैं। और तीसरा, सबसे जरूरी, एंजाइम डीनेचुरेशन। एंजाइम्स वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो शरीर की लाखों केमिकल रिएक्शंस को चलाते हैं। ये लाइफ के केमिकल इंजन्स हैं। हीट इन एंजाइम्स के नाजुक स्ट्रक्चर को तोड़ देती है, जिससे ये इंजन्स ही फेल हो जाते हैं। अब हो सकता है किसी के मन में यह सवाल आए कि ठीक है, एक मछली मर गई, व्हाट्स द बिग डील? फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि यह सिर्फ एक जीव की मौत नहीं है, यह एक पूरे इकोसिस्टम के कोलैप्स का पहला डोमिनो है। अब हम इंडिविजुअल इंपैक्ट से आगे बढ़कर इकोसिस्टम लेवल इंपैक्ट की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, किसी भी हेल्दी एक्वाटिक इकोसिस्टम की नींव, उसका फाउंडेशन होती है ग्रीन एल्गी। ये फूड चेन का बेस है, पर इनकी एक कमजोरी है, ये हीट सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही पानी गर्म होता है, ये मरने लगते हैं। और इनकी जगह कौन लेता है? हीट टॉलरेंट ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्हें हम साइंटिफिकली साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है? ये न सिर्फ कम पौष्टिक यानी लेस न्यूट्रिशियस होते हैं, बल्कि कई बार ये न्यूरोटॉक्सिन्स और हेपेटोटॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं, जो बाकी जीवों के लिए जहरीले हो सकते हैं। बेसिकली फूड वेब की बुनियाद ही कमजोर और जहरीली हो जाती है। और इसके साथ शुरू होता है द इन्वेजन फैक्टर। जब नदी का पानी गर्म होता है तो ये वहां की मूल प्रजातियों यानी नेटिव कूल वाटर स्पीशीज के लिए रहने लायक नहीं रहता। वो या तो मर जाते हैं या ठंडी जगह माइग्रेट कर जाते हैं।
अब ये जो खाली हुई जगह है ना, ये एक इनविटेशन बन जाती है उन आक्रामक प्रजातियों यानी इन्वेजिव स्पीशीज के लिए जो गर्म पानी में आराम से जिंदा रह सकती हैं। धीरे धीरे उस नदी का पूरा कैरेक्टर बदल जाता है, उसकी सदियों की हिस्टोरिकल बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है और वहां के लोकल फिशरीज और उन पर निर्भर लोगों की आजीविका भी चौपट हो जाती है। लेकिन आइए अब इस कहानी को थोड़ा पलटते हैं। हम जब भी थर्मल पोल्यूशन कहते हैं, हमारे दिमाग में एक ही छवि आती है, उबलता हुआ पानी। लेकिन क्या पोल्यूशन हमेशा गर्म ही होता है? यहां कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ है। पोल्यूशन की दुनिया हमेशा आग जैसी गर्म नहीं होती, कभी कभी वो बर्फ जैसी ठंडी भी हो सकती है। इसको समझने के लिए हमें बड़े रिजर्वॉयर्स जैसे डैम्स के पीछे बनी झीलों में एक नेचुरल प्रोसेस को देखना होगा। इसे कहते हैं थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन। होता क्या है, सूरज की रोशनी पानी की ऊपर की सतह को गर्म करती है, जिसे एपिलिब्नुमन कहते हैं। लेकिन सबसे नीचे की सतह तक तो रोशनी नहीं पहुंचती, इसलिए वहां का पानी बर्फीला, ठंडा और घना रहता है। इसे कहते हैं हाइपोलिब्नियन। और यहाँ नीचे ऑर्गेनिक मैटर डीकंपोज होता रहता है, जिस प्रोसेस में सारी ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है। इसलिए ये पानी ऑक्सीजन पुअर यानी एनाएरोबिक होता है। अब कल्पना कीजिए, डैम के गेट्स नीचे से खुलते हैं और ये बर्फीला, ऑक्सीजन रहित हाइपोलिम्नियन का पानी अचानक डैम के आगे की नदी में छोड़ दिया जाता है। ये नदी, जिसे गर्मियों में सूरज से नेचुरल रूप से गर्म होना चाहिए था, उसमें अचानक 4 से 5 डिग्री सेल्सियस का ठंडा पानी आ जाता है। इसे कहते हैं कोल्ड शॉक। ये उस नदी के इकोसिस्टम के लिए एक जबरदस्त अचानक झटका है। कोल्ड शॉक के नतीजे भी उतने ही घातक हैं। नदी में मौजूद मैक्रो इन्वर्टिब्रेट्स जैसे स्नेल्स और कीड़ों के लार्वे, जो मछलियों का भोजन है, उनकी ग्रोथ ही रुक जाती है। कई मछलियों के अंडों को फूटने यानी हैच होने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत होती है। ये ठंडा पानी उन्हें कभी हैच होने ही नहीं देता। बेसिकली ये नदी के पूरे बायोलॉजिकल कैलेंडर को फ्रीज कर देता है। इससे ये साबित होता है कि नेचर को बैलेंस पसंद है। कोई भी एक्सट्रीम थर्मल डेविएशन, चाहे वो हॉट शॉक हो या कोल्ड शॉक, हमेशा डिस्ट्रक्टिव ही होता है। तो हमने समस्या के 2 चेहरे देखे, गर्म भी और ठंडा भी। और ये समस्या हमने ही पैदा की है। अब सवाल उठता है कि इसका सल्यूशन क्या है। आइए अब इसकी मल्टी प्रोंग्ड सल्यूशन स्ट्रेटजी को समझेंगे। शुरुआत करते हैं इंजीनियरिंग इंटरवेंशन से। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज को ठंडा करने के 2 प्रमुख तरीके हैं। पहला, कूलिंग पॉन्ड्स। इनमें गर्म पानी को बड़े, कम गहरे तालाबों में स्टोर किया जाता है, जहां वो सरफेस पर एवेपोरेशन और रेडिएशन से धीरे धीरे ठंडा होता है। इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक, बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत होती है। दूसरा और ज्यादा कॉमन तरीका है कूलिंग टावर्स। इनमें पानी को ऊपर से स्प्रे किया जाता है और नीचे से हवा ऊपर की तरफ खींची जाती है। ये जो चिमनी इफेक्ट है, ये तेजी से एवेपोरेटिव कूलिंग करता है, जिससे पानी ठंडा होकर नीचे कलेक्ट हो जाता है। ये काफी लैंड एफिशिएंट होते हैं। लेकिन ये सारे तरीके हीट को एक समस्या मानकर उसका मैनेजमेंट करते हैं, उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब 1 मिनट के लिए रुकिए और सोचिए एक पैराडाइम शिफ्ट के बारे में। क्या हो अगर हम हीट को पोल्यूशन मानना ही बंद कर दें? क्या हो अगर हम इसे एक वेस्ट प्रोडक्ट के बजाय एक रिसोर्स, एक कीमती संसाधन के रूप में देखें? और यह कॉन्सेप्ट आता है कोजेनरेशन का, जिसे कंबाइंड हीट एंड पावर या CHP भी कहते हैं। सिंपल है, देखिए, एक पावर प्लांट बिजली बनाता है और साथ में बहुत सारी वेस्ट हीट जनरेट करता है। अब इस वेस्ट हीट को नदी में डंप करने के बजाय इस गर्मी को कैप्चर किया जाता है। फिर इस गर्म पानी को पाइप के जरिए शहरों तक ले जाकर डिस्ट्रिक्ट हीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा यूरोप के कई देशों जैसे हेलसिंकी में होता है, जहां इससे पूरे शहर के घरों को गर्म रखा जाता है। इसे इंडस्ट्रियल सिनर्जी में भी यूज कर सकते हैं, जैसे आसपास के ग्रीन हाउसेस को गर्म करने में, या एक्वाकल्चर यानी फिश फार्म्स में, जहां मछलियों को एक कांस्टेंट टेम्परेचर की जरूरत होती है। लेकिन क्या हर समस्या का समाधान हाईटेक इंजीनियरिंग यानी ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर ही है? कभी कभी सबसे बेहतरीन और प्रभावी समाधान प्रकृति खुद देती है। आइए अब ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक नेचर बेस्ड सोल्यूशन। और वो सोल्यूशन है रिपेरियन वेजिटेशन स्ट्रिप्स। इसका सीधा सा मतलब है नदी के दोनों किनारों पर पेड़ों और झाड़ियों का एक ग्रीन कॉरिडोर बनाना। ये एक बेहद कॉस्ट इफेक्टिव और मल्टी बेनिफिट अप्रोच है।
पहला, ये पेड़ पानी को सीधे छाया यानी शेडिंग देकर सूरज की गर्मी से बचाते हैं, जिससे पानी का टेम्परेचर नेचुरली कम रहता है। दूसरा, इन पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जिससे सॉइल इरोजन रुकता है। इससे पानी में सिल्ट या गाद नहीं आती, पानी साफ रहता है और साफ पानी गर्मी को एब्जॉर्ब करने के बजाय रिफ्लेक्ट कर देता है। सिंपल, एलिगेंट एंड इफेक्टिव। तो इस पूरी चर्चा से हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि हमें अपनी सोच में एक फंडामेंटल बदलाव लाने की जरूरत है। हमें एक लीनियर हीट इकोनॉमी से दूर जाना होगा, जिसका मतलब है हीट को यूज करो, उसे वेस्ट समझो और डंप करके पोल्यूशन पैदा करो। और इसकी जगह एक सर्कुलर हीट इकोनॉमी की तरफ बढ़ना होगा, जिसका मतलब है हीट को यूज करो, उसकी वैल्यू समझो और उसे एक रिसोर्स की तरह बार बार यूज करो। और यही इस पूरे विश्लेषण का मास्टर टेक अवे है। To save our aquatic ecosystems, we must move from a linear heat economy, dumping heat, to a circular heat economy, reusing heat. ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हमारे जल स्रोत, हमारी नदियों की केमिकल प्योरिटी जितनी जरूरी है, उनकी थर्मल इंटेग्रिटी भी उतनी ही जरूरी है। If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.